आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल में जो चुनाव संपन्न हुआ, यानी आज, वो चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसके ऊपर तमाम तरह का दारोमदार था। दारोमदार यहाँ पर था साख का, INDIA और NDA के बीच की लड़ाई का, जहां पर फिलहाल INDIA गठबंधन जीत गया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने घोसी उपचुनाव जीतकर ये स्पष्ट कर दिया है कि कुछ भी संभव है। वो उपचुनाव जहां पर एक अलग परिणाम, एक अलग संदेश लेकर आने वाला था और कहा जा रहा था ये संदेश 24 का संदेश है। पर चूंकि चुनाव यहाँ पर तमाम तरह के होते रहते हैं और हर चुनाव की व्यवस्था यहाँ पर अलग अलग है, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो और चाहे लोकसभा चुनाव हो। सबकी अपनी अपनी पृष्ठभूमि है, सबका अपना आधार है और सबका अपना जनाधार है। हालांकि वोटर एक ही है, पर वोटर के बीच में भी एक अलग तरह की स्तर होता है। वो डिफाइन करता है, वो देखता है कि निकाय चुनाव में किसको जिताना है, विधानसभा चुनाव में किसको जिताना है और लोकसभा चुनाव में किसको यहाँ पर जनाधार देना है। घोसी उपचुनाव हुआ, यहाँ पर सुधाकर सिंह ने 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। वो बताती है कि यहाँ पर जो जीत हासिल हुई है वो महज जीत नहीं है, बल्कि ऐसा समीकरण है जिस पर आने वाला 24 चुनाव टिका हुआ है। और खास तौर पे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का पूरे तरह से यहाँ पर जो दारोमदार है वो इसी गठबंधन की व्यवस्थाओं पर टिका हुआ है। क्योंकि यहाँ पर केवल चुनाव नहीं होना है, बल्कि यहाँ गठबंधन कितना मजबूत है ये भी यहाँ पर एक अग्नि परीक्षा होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है, यहाँ पर कांग्रेस, रालोद, अन्य दल भी यहाँ पर टिकट मांगेंगे, आम आदमी पार्टी टिकट मांगेगी। किस तरह से यहाँ पर टिकटों को भी सामंजस्य बैठेगा और ये सभी लोग पार्टी को जनाधार देंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाई बीजेपी के लिए अब यहाँ पर सोचने वाली बात हो सकती है कि यहाँ पर क्यों चुनाव हारे। अगर घोसी चुनाव की बात करें तो 6.5 साल में वहाँ पर ये चौथा उपचुनाव था। 17 में फागू सिंह चौहान जीत कर आते हैं। उसके बाद जब फागू सिंह चौहान को बिहार का राज्यपाल बना दिया जाता है तो वहां से बीजेपी के विजय राजभर 2019 में उपचुनाव जीतकर सामने आते हैं। और उसके बाद जब 2022 का चुनाव होता है तो दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल करके सामने आते हैं। उसके बाद दारा सिंह चौहान विधायक के पद से इस्तीफा देते हैं और बीजेपी का दामन दोबारा थाम लेते हैं। और उसके बाद फिर चुनाव होता है, यानी 6.5 साल में 4 चुनाव और वहां पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल होती है। तो अगर हम यहाँ पर मुआयना देखें या यहाँ पर अंतर देखें तो यहाँ पर 6.5 साल में 2 बार जीत बीजेपी को हासिल हुई है, तो 2 बार जीत यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हासिल हुई है। पर इस चुनाव के तमाम तरह के मायने हैं। मायने यहाँ पर यह भी है कि INDIA गठबंधन को जीत हासिल हुई है। मायने यहाँ पर यह है कि विपक्षी एकता को यहाँ पर जीत हासिल हुई है। मायने यहाँ पर यह है कि 24 चुनाव के लिए बीजेपी के लिए क्या खतरे की घंटी है। और मायने यहाँ पर एक ये भी है कि जो समीकरण, जाति समीकरण बैठाए गए थे, वहां पर किस तरह से यहाँ पर अब दारोमदार रहेगा। क्योंकि यहाँ पर फूक फूक कदम रखना पड़ेगा अगर वास्तव में जीत हासिल करनी है। क्योंकि घोसी की लोकसभा सीट भी है जहां फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अटल राय जीतकर सामने आए थे। तो आने वाले समय में घोसी लोकसभा सीट पर क्या होगा और इस जीत के क्या मायने हैं, यही हमारी आज की चर्चा महत्वपूर्ण विषय है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा पर कुछ बयान सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, झूठी बात बोलना और झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। इनको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, इसीलिए सच्चाई जनता ने बता दिया। देखिए, सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये बड़े नेता हैं। इन लोगों ने जो दावा किया था मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री में, वो दावा जनता ने इनका साफ कर दिया। और मैंने बता दिया पहले कि लोकल जो चुनाव होता है प्रत्याशी के चेहरे पर होता है और प्रत्याशी के चेहरे पर था, इसलिए मुझसे मतदान हुआ। कि हमारे पास 43 गांव थे, 43, और 43 गांव में से 40 में जीता हूं। 80% वोट मिला है। 3 जो गांव जीते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के गलत बयानबाजी की वजह से हमारे निषाद प्रमुख है, तो उसे हार की समीक्षा
एनडीए करेगी, वो पार्टी करती रहती है कि क्यों किसके है जनता, क्योंकि देखो जनता जनार्दन होती है, जनता के जनादेश सब लोग स्वीकार करते हैं और जनता के जो है भावनाओं के अनुरूप जो चलता वही सत्ता में, तो भावनाओं का ध्यान दिया जाएगा और निश्चित रूप से सरकार उस पर समीक्षा करेगी। फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूँगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है जी। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है जी। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। सर वहाँ से है चुनाव आप लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी सर लोकसभा चुनाव की तैयारी भी आप कर रहे थे वहाँ से, आपको क्या लगता है? कमी रह गई है, उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती घोसी के उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। ये जवाब उन दल बदलुओं को है जो सत्ता के साथ जाने की और सत्ता के मलाई चाटने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया होगा ओपी राजभर के और दारा सिंह चौहान के कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, जनता के साथ होती है, इसलिए जनता उसको जिताती है। घोसी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से उन्होंने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है, वो बताता है कि अहंकार से चलने वाली डबल इंजन की सरकार सिर्फ अपने मीडिया प्रबंधन और अपने प्रचार के माध्यम से ही जनता के बीच में रह गई है, वरना अपना अस्तित्व खो चुकी है। आगामी आने वाले 2024 के इलेक्शन में परिवर्तन के साथ में इंडिया गठबंधन अपने पूरे घटक दलों के साथ में मजबूती से इस देश में नया परिवर्तन लाने के लिए सक्षम है। एक बार फिर से घोसी की जनता ने बता दिया है कि घमंड किसी का भी नहीं रहा है, चाहे वो इंसानों का हो या रावण का रहा हो। इतना अहंकारी, इतना मगरूर मत बन, मुझे लोकतंत्र कहते हैं, बादशाहों को भी मैंने दरबान किया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सुधाकर सिंह जी ने घोसी विधानसभा से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी सुधाकर सिंह जी को, घोसी की सम्मानित जनता को बधाई देती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है, आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हरा। पहले तो घोसी विधानसभा की जनता का आभार, जिन्होंने पुनः समाजवादी पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया। घोसी उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की जीत है। ये जीत हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान की है। घोसी की जनता ने ये सिद्ध किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के धन, बल और तमाम तरह के हथकंडों को नकारते हुए लोकतंत्र के लिए मजबूती से खड़े होंगे। ये नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है। मुझे लगता है जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, पीडीए ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, उसी प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, इंडिया, पीडीए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीटों में हराने का काम करेगी। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से लोगों के बयान रहे। कुछ लोगों के बयान सलाह देने वाले रहे, कुछ लोगों के बयान यहाँ पर ये दिखाने वाले रहे कि हमने मेहनत की तो यहाँ पर जीत हासिल की। निश्चित रूप से मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, रामगोपाल यादव की बात करें, शिवपाल सिंह यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें और तमाम बड़े नाम वहाँ पर लंगर डाले हुए थे, लगातार बैठे हुए थे, कबायर भी लगे हुए थे, किस तरह यहाँ पर जीत की रूपरेखा तैयार करनी है। तो बीजेपी भी यहाँ पर पीछे नहीं थी। बीजेपी लगातार वहाँ पर तमाम बड़े नाम वहाँ जा रहे थे, जनसभा कर रहे थे, मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ जनसभा करने गए थे। उसके बावजूद अगर यहाँ पर हार हासिल हुई है तो इस हार के, उस जीत के तमाम मायने यहाँ पर हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं केवल केवल जीत नहीं है, बल्कि समीकरण जो बताता है कि जिस तरह से यहाँ पर ओबीसी कार्ड फेल हुआ है तो यहाँ पर लोगों को अब हलकान हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचल में बीजेपी के समीकरण बिगड़ गए हैं, जो स्थिति सामने आई है। क्योंकि यहाँ पर अगर ओबीसी कार्ड फेल हुआ है तो इसका कारण क्या है, लोगों ने पसंद क्यों नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बीजेपी के नेताओं का भी यहाँ पर बयान आने शुरू हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री निसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निसार भी यहाँ बोल चुके हैं कि राजभर जी को कम बोलना चाहिए, सम्मान बनाए रखने चाहिए। और सम्मान बनाए रखने चाहिए या कम बोलना चाहिए, ये पुरानी बात हो गई। अब पछतात होठ का चिड़िया चुग गई खेत। महत्वपूर्ण चर्चा में से मेहमान जुड़ चुके हैं। नेता बीजेपी से यहाँ पर देवेंद्र मिश्रा अपनी बात रखेंगे, नेता सभा से यहाँ पर विवेक पांडे अपनी राय देंगे, वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में यहाँ पर आमिर साबरी भाई अपनी समीक्षा करेंगे और इस
चर्चा में आरएलडी के फायरब्रांड प्रवक्ता आशीष तिवारी अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा देवेंद्र मिश्रा से। देवेंद्र भाई, कहां कमी रह गई? क्या सुधाकर सिंह को कमतर आंक लिए थे, या समझ नहीं पाए थे, या आत्ममुक्ता में खो गए थे, या समझ रहे थे कि हाँ ठीक है जैसे चुनाव पुराना जीता है ये भी जीत जाएंगे, पर यहाँ जनता ने नकार दिया? चुनाव जी में जनता के द्वारा दिए गए जनादेश जी से माथे पे लेते हुए पहले जी सुधाकर जी को जी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जी निश्चित रूप से लोकतंत्र में चुनाव सर्वोपरि है जी और जनता ने चुना है, जी उस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जी ये जरूर है कि हमसे क्या चूक हुई, कहाँ कमी रह गई, जी इस पे हम समीक्षा करेंगे हर स्तर पे जी और निश्चित रूप से भविष्य में बेहतर करेंगे। ये मैं बात पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ। एक उपचुनाव, दो उपचुनाव से भविष्य तक आवाज नहीं आ रही है। हार जीत ये भी होती है लोकतंत्र में। आज हमसे कुछ चूक हुई है, कमियां रह गई। जनता के अपेक्षाओं पे हम खरे नहीं उतरे जी, तो हम आत्ममंथन करेंगे और अपनी भूल को सुधार भी करेंगे और जो भी कमियां रह गई उसको सुधारने का पूरा करेंगे। अच्छा देवेंद्र भाई, मेरे 3 सवाल, एक ही सवाल रहेगा, 3 महीने हैं। ये हार जो हार है, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर की हार है, ये बीजेपी की हार है, या ये संगठन की मजबूती की हार है? किसकी हार है ये? नहीं देखिए, कि मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा जी, इसलिए लोकतंत्र में चुनाव अच्छा में सारा दारोमदार जनता पे। अच्छा, जनता लोक चुनाव होता है, जनता का वोट, जी इश्यूज अलग अलग होते हैं, जी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में इश्यूज अलग होते हैं, रीजनल चुनाव जो बाकी जिला पंचायत सबके चुनाव के अलग अलग वोट होते हैं जी। तो अब अगर जनता ने आज अगर सुधाकर जी को अपना नेता चुना है जी, तो अब हमें, चूंकि हम चुनाव में डिफीट कर हुए हैं, तो हम निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे और हम आरोप प्रत्यारोप पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, कोई कमी रह गई है उससे सीखेंगे, आगे जीतेंगे, ये हमारा मंत्र होता है। 80 सीट का दावा देवेंद्र भाई, देवेंद्र जी 80 सीट का दावा और आपकी बात 400 पार, 80 सीट के दावे पे तो कोई बात ही नहीं करना। लग गई क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, घोसी लोकसभा सीट भी है, पता है आपको, अतुल्ला सांसद है। देखिए एक चुनाव, मैंने फिर कहा, एक चुनाव उपचुनाव है। अच्छा, इससे भविष्य निर्धारित नहीं होता। अच्छा, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे क्या 2024 में। ये उपचुनाव आपके लिए, ये उपचुनाव आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर रामपुर और आजमगढ़ का उपचुनाव जब आप जीत कर आते हैं तो विजय पताका की बात करते हैं कि मैं जीत कर आया हूँ। जी, ये देखिए आज क्या है, आज अगर चुनाव, मैं तो पहले बधाई दे दिया हूँ जी, जनता के जनादेश का स्वागत कर रहा हूँ जी, आज अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती जी, तो कल फिर ये विधवा विलाप शुरू कर देते हैं राजनीतिक दल, जो आज कुंडा इकट्ठा हुआ है, ईवीएम ने किया, सरकारी ईवीएम आ गई जी जी, ये नहीं ये करते हैं जी, लेकिन हमारी जो स्थिति है, हम जिस ढंग से काम करते हैं, निष्पक्ष रूप से पारदर्शितापूर्ण काम करते हैं, ये बिल्कुल दिखा रहा है ये चुनाव परिणाम। अच्छा ठीक है, फिलहाल जनता ने आपको नकार दिया घोसी में, फिलहाल जनता ने आपको घोसी में नकार दिया। ठीक है, जी 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 बिल्कुल, ये खतरे की घंटी आपकी, ठीक है नेता सभा विवेक पांडे? नहीं, खतरे घंटी नहीं है, ये हार स्वीकार है। हार स्वीकार के लिए खतरे घंटी तो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है विवेक पांडे, हार स्वीकार है पर खतरे की घंटी नहीं है हमारे लिए। और फिर बोल रहे हैं 80 सीटें जीत रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जनता का जनाधार है, उनको दिया है, पर ऐसा नहीं उपचुनाव में अगर हम हार गए तो हमारा ज़्यादा खत्म हो गया। आपके लिए एक बहुत बड़ी साख का विषय था। जी गौरव भाई, पूरे मंच पे उपस्थित पैनलों को मैं ससम्मान प्रणाम समर्पित करता हूँ जी। और अंगूर ना मिले तो खट्टे, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। अच्छा अच्छा, आज सुधाकर सिंह जी को 42,759 वोटों से जो जीत मिली है,
वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की नीति नियति मानसिकता को स्पष्ट करते हुए ये बात तय करती है कि जुमलों से पूर्वांचल को नहीं जीता जा सकता। पहली बात जी। दूसरी बात, धन्यवाद दूंगा मैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने प्रण और सौगंध ली थी अच्छा कि भाजपा को गर्त में भेजने की जिन्होंने सौगंध खाई थी, आज उन्होंने अपने प्रण को पूरा किया। कैसी बात कर रहे हैं? सहयोगी उनके बाबा से बड़ा तपस्वी तो मैं उनको मानूंगा ही। अच्छा। कि उन्होंने भाजपा को जिस तरीके से समाप्त करने की या देश तो नाबूद करने का जो प्रण लिया था, उन्होंने उसको सार्थक कर दिखाया। अच्छा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कहूंगा जी, बड़बोलापन आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से ज्यादा जो उनके सुपुत्र कर रहे थे, अच्छा, ये उनके लिए भी एक मार्गदर्शन और भविष्य के लिए चेतावनी है। हाँ। कि अति महत्वाकांक्षी होकर के राजनीति से जुड़े हुए माननीय या राजनीति से जुड़े हुए पुरुषों के या आदरणीयों के प्रति एक असम्मानजनक भाषा का भी जनता कभी भी उसका स्वागत नहीं करती है जी। और इस पूरे परिवार को समझना पड़ेगा, और विशेषकर भाजपा को जी, कि भाजपा के लोगों को अपमानित करवाने में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी ने कोई कसर न छोड़ी, बेइज्जत करवा दिया, बुला के मंच पे अपमानित करवा दिया, स्याही फेंकवा दी, जूतों से पहले ही पिटवा रहे थे पूर्वांचल की उसी जनता से। अच्छा। फिर वो कमंडल लेके कहीं ट्रेनिंग दिलवाने के लिए भेज रहे थे। ये सब भाजपा के लोग मतलब इतना स्वाभिमान से अपने दूर जा चुके हैं। अच्छा। कि इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने विश्वास किया और उस विश्वास का खामियाजा आज भाजपा भुगत रही है। अच्छा। और मैंने इसी डिबेट में कहा था, आदरणीय हमारे पत्रकार भी यही थे, इसी डिबेट में एक बार हम बैठे थे जी। तो मैंने कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं कि भाजपा को डुबाने में, भाजपा को समाप्त करने में, घोषी चुनाव में कहीं ना कहीं इनकी बड़ी भूमिका होगी, वो सार्थक हुई और अब भाजपा इनको कहीं ना कहीं हो सकता है बाहर का रास्ता भी दिखा दे। अच्छा, बाहर कोई रास्ता बड़ी दिखा बात दे। नहीं, तो आप ले लेंगे क्योंकि क्या? भाजपा देखिए हर राजनीतिक दल में एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, हर राजनीतिक दल में जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता होते हैं, जो सैद्धांतिक कार्यकर्ता होते हैं, जो सिद्धांतों पे चलते हैं पार्टी, वो ऐसी अपमानजनक भाषा, ऐसे ढुलमुल रवैये वाले हल्के नेताओं को पसंद नहीं करते हैं गौरव। और ओम प्रकाश राजभर जी और उनके सुपुत्र गण किसी तरह से मुझे लगता है अपने आप को स्थापित करने के लिए झूठ का जो पुलिंदा लेकर के चले थे, आज राजभर समाज ने भी उनको ये दिखा दिया कि वो सौदेबाजी में विश्वास नहीं करेगा। 2 सवाल अपने विश्वास को, अपने मत को नहीं बेचेगा। विवेक पांडे 2 सवाल, बड़े मीठी मीठी बातें कही, बहुत निश्चित रूप से आपकी बातें बता रही है कि आप जीत गए हैं। 2 सवाल, आपने कहा कि बीजेपी राजभर जी को बाहर का रास्ता दिखा दे, तो आप ले लेंगे क्या? और दूसरी बात, आपने यहाँ पर यह भी कहा कि अनाप शनाप बोलते हैं, खराब बोलते हैं, तो जब आपने गठबंधन किया था तो उनकी वाणी मधुर थी क्या? उस समय अच्छा बोलते थे क्या, जो आप उनको अपनी साथ ले आए थे? और जब उन्होंने आप पर एसी बैठने की बात कही तो आपने उनको निकाल दिया, तो आप क्यों लेकर आए थे अगर वो इतने बुरे थे? आज बोल रहे बीजेपी ने हटा लिया। देखिए मैं आपको स्पष्ट भी कर दूं, जब राजभर जी जब जो वक्तव्य दिए गए राजभर जी द्वारा जी, उस समय भी उनको चेतावनी दी गई, सलाह दी गई कि अपने बाड़ी पे नियंत्रण रखें। अच्छा। और राजभर जी की स्वयं एक पार्टी है जी, हमारे साथ रह करके राजभर जी ने जो बातें कही वो भाजपा वालों को सीधे पसंद आई, तभी तो भाजपा वालों ने उनको गले लगाया ना जी। वो भाजपा के लिए चुनौती नहीं थे, वो भाजपा के लिए अवसर थे। अच्छा, अवसर। लेकिन वो हमारे साथ भाजपा को कहीं ना कहीं हटाने के लिए जुड़े थे। अच्छा। आज मानसिक विभेद कहाँ पे है? अच्छा। भाजपा ने तो सार्थक कर दिया कि जो इस देश में भ्रष्टाचारी होगा भाजपा उसको भी गले लगाएगी। अच्छा। जो भाजपा वालों को गाली देगा, जूतों से पिटवाएगा, उसको भी गले लगाएगी। अपमान करने का तो इनके अपमान का, सम्मान का तो कोई श्रेणी इनकी बची ही नहीं है। अच्छा। जिस स्तर तक इनकी आप निंदा कर दीजिए उसको भी गले लगाएगी, क्योंकि भाजपा विकास में नहीं, भाजपा विश्वास में नहीं, भाजपा केवल आत्ममुग्धता से प्रेरित राजनीतिक लक्ष्यों को केवल साधने की राजनीति कर रही है। और उससे बड़ी बात, एक बात बता दो गौरव भाई, आप भी आई हैं, हम भी आई हैं, 2024 के जो चुनाव है उसमें हमारा लक्ष्य केवल और केवल अर्जुन की तरह अपने चुनाव को जीतने से प्रेरित होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इस चुनाव को जीते, ये हमारे लिए एक जीत जरूर है। अच्छा। लेकिन ये हमारे लिए अहंकार का विषय नहीं हो सकता है। हमारा लक्ष्य अभी भी 2024 का चुनाव रहेगा और पूरी तरीके से हम भाजपा से इसी मजबूती से लड़ेंगे जिस तरीके से हमने घोसी में लड़ाई। ठीक है। प्रवक्ता राहुल, आशीष तिवारी। आशीष भाई, जैन जी ट्वीट कर दिए और बधाई भी दे दिए हैं, खुशी की बात है भाई, गठबंधन की जीत यहाँ पर हुई है, पर जीत के मायने आपके लिए क्या है? क्योंकि आप भी लगातार अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि पश्चिम में सीट के दावे को मजबूत करने के लिए आप भाईचारा सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, यानी कुल मिला के अब बैकग्राउंड आप भी बना रहे हैं दबाव देने का। मैं गलत तो नहीं बोल रहा आशीष भाई? पर चूंकि यहाँ पर पश्चिम और पूर्वांचल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है,
तो अब पश्चिम में आपकी जो तैयारी है वो क्या कुछ करने वाली हो, इस जीत के कितने मायने हैं आपके लिए भी, क्योंकि आप भी गठबंधन का हिस्सा हैं? जी। पैनल पे आए हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ जी। और घोसी की जनता को जी इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा। और वाकई में वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा। चूँकि घोसी की जनता ने एक संदेश, बहुत साफ संदेश दिया जी कि मुद्दे अभी भी जो हैं वो बेरोजगारी ही है। अच्छा। मुद्दा अभी भी महंगाई ही है। अच्छा। गरीबी ही है। अच्छा। मुद्दा इंडिया और भारत नहीं है। अच्छा। मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। ये अच्छा। जो ध्यान भटकाने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और अच्छा। ऐसे समय में जबकि घोसी में चुनाव था जी तो उन्होंने कोशिश तो बहुत करी कि जनता का ध्यान, जैसा कि वो हर चुनाव में लगभग करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर आ जाते हैं कि इस देश की भोली भाली जनता बहक जाती है। लेकिन घोसी की जनता ने उनके इस बहकाने वाली राजनीति को बहुत बड़ा एक थप्पड़ दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को अब समझ जाना चाहिए, और इसी में उनकी भलाई भी है शायद, कि अब वो जो राजनीति करें वो नाम की ना करें, काम की करें। अच्छा, काम की राजनीति। हाँ, क्या नाम की राजनीति मत करें। नाम की राजनीति उन्होंने करके देख ली और वो उनको कुछ हासिल हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ, और जैसे अभी हमारे देवेंद्र भाई साहब बोल रहे थे कि उपचुनाव है, जीत गए, कोई बात नहीं, 80 की 80 सीटें हैं। इनके इस बयान से मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है, और दुख हो रहा है मुझको दारा सिंह जी के लिए। या तो दारा सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दे दिया है, क्योंकि इतने हल्के में अगर उनके पार्टी के बयान आ रहे हैं तो इसका मतलब घोषित चुनाव को उन्होंने बहुत भारी में लिया नहीं। अच्छा। और जब लिया नहीं तो वो उनके लिए कोई मतलब भी नहीं है इसकी हार और जीत का, वो तो अभी जीत गए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा। तो ये तो दारा सिंह जी के लिए सोचने का विषय है कि जिस पार्टी को छोड़कर वो चले गए जी, और उस पार्टी में अगर वो रहते तो उनका क्या इज्जत थी, क्या सम्मान था, और जहां पर वो गए हैं वहां पर उनको क्या इज्जत और क्या सम्मान मिली है जी। और घोषित चुनाव कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की पोल भी खोलता है। अच्छा। जिसमें से अभी हमारे भाई बता रहे थे, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अच्छा अच्छा। बोलते बहुत हैं। अच्छा। हाँ, अच्छी बात है, वाकपटु है, क्या दिक्कत है? समस्या नहीं, वाकपटु होना और व्यर्थ का बोलना दोनों में बड़ा अंतर होता है। हाँ, तो ये व्यर्थ की जो बातचीत करते हैं, संजय निषाद जी हो गए, ओम प्रकाश राजभर जी हो गए, ये सब भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने सपने दिखाए, भारतीय जनता पार्टी ने इनको सपने दिखाए। दो मुंगेरी लाल के सपनों वाली एक कहानी बनी, और दोनों का परिणाम आपको घोसी में दिख रहा है। अच्छा। और घोसी की जनता ने कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की राजनीति पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात करा है। अच्छा। कि जो लोग वहां की जनता के साथ धोखा कर कर, देखिए वहां की जनता का, मैंने पहले भी अपनी कई डिबेट में बोला है कि विकास में बहुत बड़ा अवरोध होता है जब चुनाव होता है कहीं पर, और इस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए कुछ पार्टियां और कुछ कैंडिडेट्स जब जनता के साथ में धोखा करते हैं तो जनता को सबक सिखाना बनता है, और घोसी की जनता ने बिल्कुल सबक सिखाया और बहुत अच्छा सबक सिखाया है। अच्छा। हाँ जी, के मायने क्या है, कहाँ असर जाएगा इसका, क्या लगता है आपको? अब देखिए, मैं मायने पूरे देश में जाएगा। देखिए, मैंने क्या कहा कि अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, और ये इंडिया और एनडीए का जो एक लड़ाई है उसमें एक बार घोसी की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता ने ये बता दिया कि इंडिया और भारत का यहाँ पर मामला नहीं तो यहाँ पर उत्साह आया होगा, उत्साह आ गया है, अब विपक्ष सड़क पर उतरेगा क्या, पूछ रहा हूँ। देखिए, उत्साह तो हम लोगों के उत्साह में कभी कमी नहीं रहती। उत्साह दिखा कहाँ हमें तो? नहीं, उत्साह दिखता है चुनाव में, लंगर डाल के बैठ जाते हैं, ऐसा संघर्ष करते हैं और रोक दिया जाता है तो पहुंच जाए। भाई अभी बीच में नहीं है भाई, मुझे पता है आपको दर्द हो रहा है, मैं पता है, पर मैं बात जनता ही कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, भाई मैं आपको जवाब दूंगा, भाई मैं आपको बताऊं, देखिए पता है आपको दर्द हुआ मेरी बात का, पर मैंने कोई बात ऐसी नहीं कही, मैंने कहा उत्साह हुआ, आपको बधाई भी मैंने दी, पर उत्साह के बाद कुछ संघर्ष जनता के लिए कर लीजिए। जो लंगर डाल के वहां पर जीत के लिए बैठे थे, एक लंगर में जानता हूँ जनता के लिए डाल दीजिए,
सड़क पर लिए डाल लीजिए, नगर निगम के लिए डाल लीजिए, भ्रष्टाचार के लिए डाल लीजिए, बेरोजगारी के लिए डाल लीजिए, महंगाई के लिए डाल लीजिए, तो भला जनता का भी हो जाएगा। बताइए आशीष भाई। देखिए, लंगर तो हम लोग हर जगह डाले हुए हैं जीत के लिए, चुनाव और के लिए। नहीं, अगर आप एक चीज बताइए, घोषी की जो जीत है तो वो क्या हम लोग आपके लंगर का नतीजा है, मेहनत का नतीजा है। मैं बिल्कुल मेहनत का नतीजा है, रणनीति का नतीजा है, रणनीति है, हमारे लंगर का नतीजा, हमारी मेहनत का नतीजा है। और मैं बता दूं कि प्रदेश के अंदर में हमको विपक्ष को उत्तर प्रदेश में विधानसभा में और लोकसभा में लोकसभा में हम लोगों को इतनी छूट ही नहीं मिलती है। अच्छा, हम तो लंगर डाल दें, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आपके चैनल पर कह रहा हूं, कल से हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। आप देख लीजिएगा किस आंदोलन होता है क्या? नहीं, मैं तुम्हारी पूछ के आंदोलन होता है क्या? नहीं, अनुमति लेके आंदोलन करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम यहाँ पर कल से आंदोलन करेंगे और आंदोलन को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के स्तर तक जाती है। कुचलेगी नहीं, ऐसा देखिए, सही मुद्दों पे नहीं होना चाहिए। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो फिर आप मुझे रोकिए। चले, ठीक है। भाईचारा सम्मेलन करने जा रहे हैं, एक सम्मेलन जनता के लिए भी कर लीजिए, ठीक है? मेरी राय है आपके लिए। भाईचारा सम्मेलन जनता के लिए ही है, यहाँ नेताओं का सम्मेलन तो हम लोग 3-4 मजबूत करने के लिए है, टिकट को मजबूत करने के लिए और टिकट की भागीदारी उसमें बुरा क्या है? अगर हम अपने को मजबूत कर रहे हैं, अगर हम अपने को जनता की बात के मैंने कहा नहीं, तो जनता के लिए ही हम अपने आप किस लिए बताया मैंने, हम जनता के लिए ही हम अपने को मजबूत कर रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए। आमिर साबरी भाई मेहनत नतीजा रंग लाई है और निश्चित रूप से आप व्यापक समीक्षा इसकी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद रहेगी। और हमेशा आपकी समीक्षा निष्पक्ष रहती है, ये मैं जानता हूँ। किस तरह देखते हैं इस घोषित उपचुनाव के परिणाम को और जिस तरह से यहाँ पर मेहनत की गई है, निश्चित रूप से मेहनत को मैं बधाई देता हूँ। यहाँ पर विपक्ष ने मेहनत की है, पर उम्मीद ये भी करता हूँ कि आने वाले समय में जनता के मुद्दों पर भी ऐसी मेहनत हो जाए तो बड़ा बेहतर रहेगा। ये जीत के मायने क्या है आमिर भाई, और क्या लगता है खतरे की घंटी कितनी बड़ी है बीजेपी के लिए? जी गौरव भाई, पहली बात तो आप मेरी आवाज से करा दी, बहुत कट के आप लोगों की आवाज आ रही है। आधी अधूरी बातें सुनने में आई, आधी अधूरी नहीं आई। आवाज सीखी जाए भाई। है घोषित चुनाव का जी और बड़ी स्पष्ट सी बात है जी, सत्ता पक्ष हुआ करते हैं जी, यकीनन इसको नकारा नहीं इसलिए घोषित चुनाव समाजवादी पार्टी का जीता। देखिए, तमाम पार्टियों, जन समाज पार्टी और भाजपा की बी टीम है, लेकिन इस बार बसपा का भी बोर्ड, मैंने तमाम दलितों के इंटरव्यू देखे जी, बड़ा दिल करा। कांग्रेस सपा कहती बड़ा दिल करिए, मैंने जी तमाम पीआई हो चाहे सीपीएम हो, तमाम नेताओं ने समर्थन किया। खैर गौरव जी, कई इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये है गौरव जी कि जो देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट मैं और कह दूं, किसी का मैं जो आम लोग नेता राजभर जी के बारे में कहते हैं कि बड़ा बोले, सही बड़ा बोला, कोई अन्य हो। अब ये कुछ कम कुछ ज्यादा, ये थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पर जिस तरीके से राजभर जी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए ये खेल भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी गौरव भाई कि ये चुनाव था जी और उपचुनाव था, इसमें कोई दो राय नहीं जी कि विपक्ष ने मेहनत करी और चुनाव जीता। अलग ये चीज, सीट पहले से ही समाजवादी पार्टी की थी, अलग बात है कि चेहरा बदल गया। जी बिल्कुल, सीट वही रही जी, पार्टी भी वही रही और सीट भी वही रही। विपक्ष का मतलब कोई और लड़ा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि सीट भी वही रही, पार्टी भी वही रही, सिर्फ नाम और चेहरा बदला है। सुधाकर सिंह की जगह दूसरे क्या नाम वो आ गए, दारा सिंह चौहान। हाँ, बहरहाल चलिए जी। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गौरव जी के, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो दो ही पार्टियां हैं इस टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जी। तो अगर हमारे विवेक भाई नाराज ना हो मुझसे, तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, जब समाजवादी पार्टी पर बुरा असर पड़ा है, बुरा वक्त आया है, तब भाजपा ने साथ दिया है, और जब भाजपा पे बुरा वक्त आया तब सपा ने साथ दिया है। 1990 से लेकर के अब तक गौरव जी आप पूरे समीकरण देख लीजिए और आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि
1999 से लेकर के और 2004-2003 में अगर मुलायम सिंह ने तमाम जगहों पर भाजपा का साथ दिया तो 2003 में भाजपा ने समाजवादी पार्टी को खत्म होने से बचा लिया। 2003 में सरकार बनवा करके एक बड़ा एहसान, कहते नहीं एहसान का बदला उतार दिया। अच्छा, बहरहाल बहुत लंबी, हम उसमें नहीं जाएंगे, बहुत लंबी बात हो जाएगी। क्योंकि अब इतना उछलना या इतना खुश होना भी मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष के लिए, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा साबित हो। अच्छा, देखिए उपचुनाव है, ठीक है, उन्हीं की सीट थी, जीत गई, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले मासूमियत से बात कर रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं, घुमा फिरा के फिर वही गौरव, ये ब्रेक लगाया गया है। एक ब्रेक नहीं है, ये कांग्रेस पे भी ब्रेक लगाया है। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व दिखाने के लिए कांग्रेस को भी रोका गया है कि देखिए जब 2024 का चुनाव हो तो आप कहीं बहकना नहीं, हम जितना भी मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। अच्छा, जबकि होना तो ये चाहिए 2024 के चुनाव में गौरव जी कि जो 2014 में चुनाव हुआ था और 2014 से पहले जो सीटें थी लोकसभा की, अगर उन आंकड़ों पर के समझौता होता है तो गौरव जी समझौता भी बराबर का होगा। क्या बात है। और पब्लिक भी बहुत ईमानदारी से साथ देगी। लेकिन जहां पर अहंकार और मैं आ जाएगी कि मैं ही मैं हूँ, ये मैं कौन है, कुछ नहीं है, ये तो गौरव जी आपको मैं लिख के दे दूं कि 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में लेके आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं बगैर संकोच की बात कह दे रहा हूँ। जो 80 सीट की बात गौरव जी आवाज कट कट के। आमिर भाई, ये आपने एक सवाल दे दिया, आपने किस आधार पे कहा कि जीत कर आएगी बीजेपी? हेलो आमिर भाई, मेरा एक सवाल ले लीजिए, किस आधार पे आपने कहा कि यहाँ पर बीजेपी ज्यादा सीटें जीत कर आएगी 24 चुनाव में? और ये मैं कौन है? मैं जी, मैं का मतलब क्या है आप समझ लीजिए कि देखिए जिस तरीके से मैं किसके लिए कहा आपने? मैं जी, भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर पे ब्रेक लगाया है। इनका फुदकना के ये कोई बहुत बड़ी मतलब रोड़ा बने सीटों में बंटवारे में, उनको रोक दिया कि अब तुम्हारी हैसियत नहीं है, जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। दूसरे कांग्रेस को रोक दिया, सपा के थ्रू रुकवा दिया कि अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, जो मैं चाहूंगा वो होगा। आप पहले फिर राजनीति समझिए गौरव जी। मैं बहुत थोड़ा सा मनोरंजन की बात कर दूं एक जरा सारी जी। आपने फिल्में देखी होंगी, मैंने बहुत देखी हैं जी। शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन की आंखें बाहर आ गई थी मरते टाइम। अच्छा। संजीव कुमार के हाथ कटे हुए थे जी, समझे नहीं, बड़े तमाम और इस तरीके की घटनाएं घटी हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा था? नहीं। तो होता राजनीति में हो चाहे फिल्म में हो, पर्दे पे कुछ होता है, अंदर खाने कुछ होता है। अच्छा। दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। यही एक सच्चाई है, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। और विशेष तौर से राजनीति का जो मैं कह रहा हूँ गौरव जी, फिर समझ लीजिए कि ये एक तरीके से कांग्रेस को भी रोका है और राजभर को भी रोका है। क्योंकि राजभर जिस तरीके से उल रहे थे, जिस तरीके से फुदक रहे थे, मनमानी कर रहे थे, अब राजभर जी जल्दी निकलेंगे नहीं। मंच तो छोड़ दिए, कैमरे के सामने भी नहीं आएंगे। और उधर कांग्रेस जिस तेजी से बढ़ रही थी और जिस तरीके से राहुल लोग चिल्ला रहे, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से ये मैसेज दे दिया गया है कि अब नहीं, अब जो हम चाहेंगे वो तुम करोगे। तो अब मनमाने तरीके से, जैसे मेरे सुनने में आया समाजवादी पार्टी 48 से 50 सीटें लड़ेगी और 3 सीटों में बंटवारा होगा, ऐसा कुछ मेरे सुनने में आया है। हालांकि ये किस हद तक है, ये चंडू खाने की भी खबर हो सकती है, लेकिन मेरे सुनने में आया है। तो गौरव जी अगर इस तरीके से होगा तो ये कोई संभव ही नहीं है, चुनाव बहुत ईमानदारी से हो जाए। देखिए फिर समझ लीजिए, और बात फिर दोहरा दूं, जो 14 से पहले जो पोजीशन थी पार्टियों लेवल की, अगर वही रहेंगे आंकड़ों के हिसाब से सीटें बंटवारा हुआ है, तब तो गौरव जी संभव है चुनाव ईमानदारी लड़ना, वरना फिर बीजेपी को कोई। आमिर भाई, आप कह रहे थे बीजेपी उत्तर प्रदेश फिर ज्यादा सीट जीत कर आएगी, इसका आधार क्या है भाई, जो आप बात बोलिए आपने? आमिर भाई, आपने एक बार किस आधार पर बोलिए बीजेपी 24 चुनाव में फिर ज्यादा सीट जीत कर आएगी उत्तर प्रदेश में? जी सर, आमिर भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, विवेक पांडे को लेता हूँ। विवेक पांडे जी, विवेक पांडे आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बार बार उंगली उठा के जी। गौरव भाई जी, मैं एक सवाल उठाना चाह रहा था कि यहाँ पे आज भाजपा के फायर प्रवक्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई? हम तो किसी भी चुनाव के बाद परिणाम जो रहा हो, हमने जनादेश को स्वीकार किया, लेकिन आज जो भाजपा के प्रवक्ता नाराज हैं, अच्छा, आदरणीय भार्गव भैया हैं, चाहे यादव जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता जो उनके, आज वो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं किसी भी चैनल पे। अच्छा। तो इसे ये माना जाए कि अगर सीट निकल जाती तो ही भाजपा के प्रवक्ता आके बयानबाजी करते, क्या बात है, या अब वो मुंह छुपाने लायक नहीं है? पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम यूपी तक या पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी कोई साख नहीं बची। अच्छा। और भाजपा के जो हमारे आदरणीय नेताजी बैठे हैं, अब मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि आज तो चलिए आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना प्रण पूरा कर लिया जी, भाजपा को उनकी असली स्थिति का ज्ञान करा दिया जी, तो अब भाजपा के जो राजभर जी हैं
उनकी सारी बातों को आत्मसात करते हुए आप अपने मंथन करते हुए उनको अपने साथ रखेंगे कि बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं? अरे आपको चाहिए है क्या? भी सवाल पूछ लीजिएगा। अगर आपको जल्दबाजी और इनको लेने में, तो पूछ लेता हूँ इनसे। हमें उनको लेने का ना लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता आप इंडिया कर रहे हैं, निकाले अभी तो सवाल ये है जी, मेरी बात आ जाए अभी तो सवाल ये है जी कि इतनी निंदनीय बातें सुनने के बाद जी, अब असली वास्तविकता पे भी देखने के बाद जी, क्या ये गठबंधन जारी रहेगा या ये गठबंधन टूट जाएगा? क्योंकि जहां तक मेरा आकलन है, भाजपा जब तभी तक इस्तेमाल करती है जब तक कि उसे लगता है कि सामने वाले से फायदा है। अच्छा, इनका इतिहास तो यही कहता है। ठीक है, तो अब इन्होंने उनका क्या भविष्य तय कर रखा है? पूछता हूँ देवेंद्र मिश्रा भाई, निकालेंगे क्या? गठबंधन जारी रहेगा आपका सुभाष के साथ? वी भाई पूछ रहे, बड़ा इंतजार कर रहे हैं जी। राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है। संभावना का, अच्छा। जब तक कोई मेरे साथ है कोई बहुत अच्छा है, वो दूसरे पाले में चला गया बहुत अच्छा। ये जो पॉलिटिक्स मुझे बहुत खत्म है जी। ये आज कौन मेरे साथ है, कल कौन मेरे खिलाफ होगा जी, ये भविष्य की बात है जी। इनके लिए एक संजीवनी हो सकती है घोषी जी चुनाव परिणाम। अच्छा, वेंटिलेटर पे पड़े समझ, मैं एंकर में नहीं बात कर रहा। अच्छा, जो सिचुएशन है 14 जी बात कर रहा हूँ, मैं कभी एंकर में बात नहीं करता, मैं सामान्य बात करता हूँ। अच्छा, और अगर देखा जाए तो ये वेंटिलेटर पे चल रहे हैं। अच्छा, आज इनके आवाज नहीं आ रही है संजीवनी घोषी उपचुनाव हो सकता है जी, के लिए घोषी उपचुनाव संजीवनी हो सकती है। अच्छा, ये खुशियां मनाए, खुशियां मनाए, अब मनाना भी चाहिए। अगर कोई जीतता है तो खुशी माननी चाहिए जी, कोई आपत्ति हमारी नहीं है। हमने तो पहले बताया नहीं, खुशियां तो मनेंगी, लेकिन 24 के चुनाव को लेके हम बिल्कुल कोई ढीला रवैया नहीं अपनाएंगे। हम बखूबी जानते हैं कि घंटे बज गई आपके लिए जमीन भाई, ढीला रवैया नहीं अपनाएंगे लोग। देखिए ये अभी हैट्रिक कैसे मारेंगे भाई इस बार? हैट्रिक कैसे मारेंगे? बता, हैट्रिक रोकना तो इनके बस का है ही नहीं। अच्छा, ये कहीं कोई भविष्यवाणी हुई है क्या? पास हो तो कोई भविष्यवाणी हुई है क्या? भविष्यवाणी नहीं है। हमें अपने कार्यों पर, अरे ये बात तो आप चुनाव के परिणाम के पहले बोल रहे थे कि विजय पताका फहराएगी, सब लोग अंगूठा दिखा रहे, जीत रहे हैं, हार गए जी। ये देखिए, ये चुनाव हो अच्छा या सामान्य परिस्थितियां, अच्छा, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जी, मैंने कहा मैं चुनाव में हमारी पार्टी के लोग नहीं उतरते मैदान में। अच्छा, सीजनल अमीर नहीं है। अच्छा, चुनाव आया, सीजन आया, काम शुरू हो गया। यहाँ तो सारे नेताओं को तो खड़ा कर दिया, बता रहे हैं उतरते नहीं हैं। चुनाव की तैयारी शुरू हो जाए। नेता इनका था गौरव भाई, आप ये जा करके शरण वंदन करके नहीं आया था, बताइए। चुनाव, और अगर हम 24 लोग कोई गलतफहमी पाले तो ये तो इनके बस का ही है। अच्छा, हमारे बस का नहीं है। अच्छा, हम जनता की बताइए पहले कि आप सत्य जानते भी है घोषी लॉ ऑर्डर से लेकर विकास कार्य डिप्टी जारी है, सीएम तक तो घोषी पे दौड़ रहे थे। चूक रह गई, प्रत्याशी पे हो सकती है या लोकल इश्यूज पे हो सकता हो, या जो सिचुएशन वहाँ की स्थानीय है उस पे लोगों ने क्या मन बनाया जी, ये समीक्षा का विषय है जी। समीक्षा होगी, समीक्षा का विषय नहीं है देवेंद्र जी, ये निर्णय का विषय है। मुद्दों पे लड़ाई देवेंद्र भाई, आपको नहीं लगता है यहाँ पर बीजेपी, देवेंद्र मिश्रा जी, आपको लगता है यहाँ बीजेपी अंतःकलह का शिकार भी हुई है? क्योंकि यहाँ पर आपने दारा सिंह चौहान चले गए थे और वो लौट कर आए और उन्होंने सदस्यता ली, आपने तुरंत टिकट दे दिया, और जो बाहर जो कार्यकर्ता सक्रिय थे, जो मेहनत कर रहे थे, उनको दरकिनार कर दिया, इनको पार्टी बुलाया और टिकट दे दिया। ये अंतःकलह भी है कि नहीं है? हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने पूरी ईमानदारी से काम किया है। अच्छा, जनता ने जनादेश अगर दे दिया है हमारे खिलाफ, तो ये हमारे लिए समीक्षा का विषय होगा, निश्चित रूप से माने कि समीक्षा भी करेंगे, निर्णय भी लेंगे। अच्छा, और ये जो चुनाव परिणाम से आज ये जो थोड़ी खुशी ये समेट ले रहे हैं, अभी 1 साल भी नहीं बचा है। अच्छा, ये सब खुशियां इनकी काफूर होने वाली हैं। अच्छा, काफूर होने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत, एक देश एक चुनाव होने वाला है। 79 की बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश में करा दीजिए चुनाव, और हम 80 सीट जीतेंगे। चुनाव करा दीजिए अगले साल, यूपी के विधानसभा चुनाव भी हो जाए गौरव भाई। चुनाव समय बोलिए, जुमलों की राजनीति छोड़ करके यथार्थ की राजनीति पे आ जाए। आप सिगुफा न छोड़े आप लोग। अच्छा, और खैर मुंगेरी लाल जी का अपने देखने के अगर आदि तो देखते हैं। मुंगेरी लाल कौन है भाई? अरे मुंगेरी लाल कौन है, बता दीजिए मुझे।
अभी इन्होंने बताया ना कि 2 लोगों के मूंगीलाल के सपनों से ही जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, राजभर जो उनके लिए इन्होंने बात कही, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि बिल्ली खम्बा नोचेगी बैठ करके क्या किया जाए। अच्छा, किसियानी बिल्ली खम्बा नोचेगी। रामपुर इलेक्शन जीतते हैं तो कुछ और होते हैं, जानते हैं उसी हार गए तो देखिए आवाज लड़खड़ शब्द लड़खड़ा रहे हैं। इनका धर्म है, भाई इनकी गलती थोड़ी है। आपने ये बताइए राजभर जी से अभी और गालियां खानी है, उनके वीडियो वायरल कर रहे हैं लोग, पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं और भाजपा देवेंद्र भाई बेपांडे कुछ बोल रहा है आपसे, देवेंद्र भाई बेपांडे कुछ बोल रहा है। संयम बचा है, कुछ स्वाभिमान बचा है, ये तो सवाल उठ रहा है भाई। अच्छा, और सबसे बड़ी बात गौरव भाई, इस बार घोसी में सवर्णों ने भी इनको ठुकरा दिया। सबसे बड़ी बात जो इनका वोट बैंक मानी जाती है, सवर्णों ने भी, ब्राह्मण ठाकुरों ने भी इनको किक आउट किया है। सबसे बड़ी बात देखिए, वोट पोलराइजेशन करने का इनको मौका ही नहीं मिला। ये जो बैठ के बड़ी बड़ी बखान रहे हैं, इनका केंद्रीकरण केवल पिछड़े वर्ग के लोग रहेगा। फिर से मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से पुलिस के द्वारा इन्होंने वहां पे भी भेज करके क्योंकि शिकायतें सामने आई, लेकिन इस बार तो सवर्णों ने इनको लात मार दी। सबसे बड़ी बात देखिए, इनका सबसे कर्रा वोट बैंक था सवर्ण का, वो भी इनको साथ नहीं गया क्योंकि पूर्वांचल की नीति को समझिए। पूर्वांचल जो है सिद्धांतों पे काम करता है। पूर्वांचल में सीटें छूट गई थी विधानसभा चुनाव में, 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पास गई थी आजमगढ़ में। और सुन लीजिए, पूर्वांचल को जीतना इनके बस की, छोड़ दीजिए पूर्वांचल के लक्ष्य को भेजना इनके बस की बात नहीं है। अच्छा, पूर्वांचल के व्यक्ति के अंदर सम्मान और आत्मसम्मान कूट कूट करके भरा हुआ है। अच्छा। वो ऐसे किसी भी निकृष्ट दल के लोगों को वोट नहीं देगा जिसके अंदर सम्मान कोई बात ही नहीं है। जो कभी जूते खाता है तो कभी जूते को सर की बाला बना लेता है अपनी, छोड़ दीजिए, इसके बस की नहीं है। ठीक है, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूं, मुझसे पूछे पूर्वांचल का आदमी कैसे वोट देगा। अच्छा। सुधाकर सिंह जी बैठे हैं सामने, देवेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं। अच्छा, देवेंद्र मिश्रा जी बता दें पूर्वांचल की 10 को अगर जानते भी हो। पूर्वांचल का आदमी सैद्धांतिक होता है, पूर्वांचल का आदमी सिद्धांतों पे वोट करेगा, वो गालियां खा करके वोट नहीं करेगा, जुमलों पे वोट नहीं करेगा। विकास की बात करता है तो विकास दिखना चाहिए। वो जुमले देख रहा है, काशी को क्योटो बनाने चले थे। ठीक है, ठीक है, छोड़ दीजिए, नाले तक नहीं रोक पा रहे हैं गंगा में गिरने से। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं आपको ही बधाई देता हूँ और अच्छा रहा। और उम्मीद करूंगा, जैसे मैं आशीष तिवारी को मैंने बोला था कि चलो अच्छा रहा, बहुत अच्छी बात, जीत आपको हासिल हुई है, अब कुछ मेहनत जो है जनता के लिए भी कर लीजिए। तो आशीष तिवारी बोले थे, आप भी उसमें बीच में उंगली उठा रहे थे जी कि सर आपको मेरी बात बुरी लग गई थी। भाई मैंने तो उम्मीद की थी कि एक बार जनता के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण तरीके से रणनीति बन जाए। और भाई जनता किसके साथ है वो तो जनता खुद दिखा रही है। अच्छा, आज पूर्वांचल की बात पे जितना दम ठोक रहे थे और जितने इनके नेता जा करके वहाँ बड़ी बड़ी बातें बखान रहे थे। अच्छा, और जो मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे, मैं तो पूछ रहा हूँ आज सुभाषपा का प्रवक्ता क्यों नहीं है मंच पे आपके? जी, आपके मंच पे तो सुभाषपा का प्रवक्ता कभी रहा ना हो, ऐसा हुआ नहीं। क्या बात है, लेकिन आपके मंच पे आज सुभाषपा का कोई प्रवक्ता नहीं है। जी। और नेता बीजेपी के बोल रहे हैं ये चुनाव पहले महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा। अगर ये चुनाव महत्वपूर्ण नहीं तो रामपुर महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि 82-83 फर्जी FIR कराने के बाद आजम खान साहब के ऊपर जिस तरह उनका चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे थे, क्या वहां पे वो चुनौती न्यायपालिका से थी? और आज जो उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका के लोगों के साथ ये किया जा रहा है, जो अधिवक्ताओं के साथ, अभी डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन विषय की बात है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इन्होंने कबीले राज में तब्दील करने का काम किया, जंगल राज भी छोड़ दीजिए, पीछे छूट गया, अब तो कबीला राज आ गया। अच्छा, अब तो कबीले वाली व्यवस्था है। अपना न्याय तुरंत करो, जिसको मन में आए गोली मार दो, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को जितना प्रताड़ित करना है कर दो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, स्वीकार नहीं करेंगे। रामपुर का चुनाव होगा तो कूद कूद करके उसका वो दिखाएंगे कि नहीं हम चुनाव जीत गए, वो महत्वपूर्ण चुनाव है, हम चुनावी बोन में रहते हैं। अरे उत्तर प्रदेश के 100 विधायक जा रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव कराने, किसके खर्चे पे जाएंगे? पार्टी के क्या, उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे पे। और वो जो 100 विधायकों का क्षेत्र होगा, 100 जिले एक तरीके से अनाश्रित लावारिस की तरीके से 3 महीने बैठे रहेंगे, उनकी समस्याएं कौन हल करेगा? ये चुनावी राजनीति करने की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, आशीष तिवारी बोले। जनता बखूबी जानती है, जनता मुद्दे देख रही है कैसे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, किसी विषय चाहते हैं। रालोर बोलिए, रालोर जी बोलिए। देखिए, मैं 2-3 चीजें और कहना चाहता हूं जो शायद जानना जरूरी है। अच्छा, जान दीजिए। देखिए, घोसी चुनाव मुद्दों की राजनीति पे तो जीता गया है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा भी जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर खाने की राजनीति है, अच्छा, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करी है। अच्छा, क्योंकि देखिए, दारा सिंह चौहान जी की ज्वाइनिंग सीधे अमित शाह जी ने कराई जी। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बाईपास करके वो गए और वहाँ आपको कौन बताया?
क्यों, आप देखिए कितनी फोटो वोटो खींची थी वहां पर। अच्छा, कितना अगर कोई नेता नहीं आप बोलते बाईपास कर दिया। नहीं अब बात तो सुनिए, आप पूरी अब बात सुनिए, अगर आपने मौका दिया तो पूरी बात सुनिए। मौका दिया आपको, बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बाईपास करके अमित शाह जी का, जो आपको पता है नहीं पता है, लेकिन मुझे तो बाहर से खबर मिलती है मुझे भी कि भाजपा में भी 2 खाने चल रहे हैं। 2 खाने चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है और ऊपर अमित शाह जी का चल रहा है। और उन दोनों के नेता, जानकारी है? हाँ पुख्ता जानकारी, और उनके नेता भी बटे हुए हैं। अच्छा, प्रदेश में भी नेता बटे हुए हैं उनके। हाँ, जो सीधे कुछ वहां से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग बाईपास करके सीधे वहां पर जाकर दिल्ली में मंच में फोटो वोटो खिंचाकर इन्होंने यहाँ पर इस भारतीय जनता पार्टी में आए। तो कहीं ना कहीं उस चीज की भी टीस होती है। जो प्रदेश का मुखिया होता है, आप उसी प्रदेश में राजनीति करोगे और उसको आप नजरअंदाज करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको इसका बिल्कुल परिणाम है। आप हाँ बिल्कुल मान लीजिए, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। ये अंदर खाने की जो जी बहुत ही सुंदर बात की, बड़ा अच्छा लगा जी। मेरी बात पूरा सुन लीजिए, मेरा सवाल है। जी जी जी। अच्छा, जब कोई समस्या होती है विधायक क्षेत्र से, तो विधानसभा में तमाम प्रश्न के माध्यम से समस्या उठाई जाती है। ठीक बात है। अभी आपको पता है, आपके आरएलडी के तमाम विधायक मुख्यमंत्री से अलग मिलके आए थे। हाँ, फोटो वायरल हुई थी। हाँ बिल्कुल। ये कौन सी मुलाकात थी? जैन जी को बाईपास कर दिए थे क्या? नहीं, मैं बता देता हूँ ना, पूछ रहा हूँ। ये हमारी पार्टी के नेताओं ने किसी अपने पार्टी के नेता को, मैं देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो 2 अलग है। मैं बता देता हूँ, मैं आपको उत्तर देता हूँ इसका। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री से मिले तो माननीय जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ एक पार्टी के नहीं है। अच्छा, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और जो हमारे विधायक हैं, ठीक है ना, तो वो यही बात मैं आपसे वो मुख्यमंत्री तिवारी जी, यही बात पर चाहता रहा। हाँ। जो गृह मंत्री है, पूरे देश के गृह मंत्री है। हो सकता है कि दारा सिंह चौहान जी को मैंने यही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आपने बात बोल दी। भारतीय जनता पार्टी में, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, दारा सिंह चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए अच्छा गृह मंत्री से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। वो यहाँ पर प्रदेश का मुखिया उपलब्ध है। अच्छा। वो यहाँ पर जाकर यहाँ पर शामिल हो सकते। बात करने गए? नहीं, शामिल होने गए। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री को उन्होंने बाईपास कर। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और जो ये अंतर है, और जो हमारे विधायक हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने गए, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से नहीं। वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, चूंकि हम विपक्ष में हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, हमारी ओर सरकार। आपके मामले में वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं, हाँ। उनके मामले बीजेपी के नेता हो जाते हैं। क्या बात? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो वो उनको शामिल होना था जब, तो इस प्रदेश के जो मुखिया हैं उनसे वो मिलने की बात होनी चाहिए थी। जी चलिए ठीक है, वे पांडे आपको समर्थन करना चाह रहे हैं। वे भाई बोल लीजिए। अमित शाह जी गृहमंत्री पूरे देश के हैं। हाँ, अमित शाह जी गृहमंत्री पूरे देश के हैं, लेकिन ज्वाइनिंग केवल भाजपा में करवाते हैं ना। अच्छा, करेक्ट। पूरे देश के गृहमंत्री हो सकते हैं, लेकिन राजनीति भाजपा की करते हैं, प्रचार भाजपा का करते हैं। मेरी बात आ जाए भाई, मेरी बात तो आ जाए, मेरी बात आने दीजिए। इसी तरह हमारे आरएलडी के अगर मित्र कुछ अगर मिलने गए थे मुख्यमंत्री से, उनके अधिकारियों या उनके प्रशासन की दुर्व्यवस्था को लेकर के, और उन्होंने अगर उसको नजरअंदाज किया है, तो ये योगी जी की कमी है। अच्छा भाई, योगी जी दूसरे राजनीतिक दलों की कोई भी समस्या है जहाँ पे, सुन लीजिए मेरी बात आ जाए, आप बोल लीजिएगा। बोलिए। दूसरे दलों के जहाँ विधायक हैं, दूसरे दलों के जहाँ सांसद हैं, वहां पे विकास कार्यों की समीक्षा नहीं करने जाते कभी। अच्छा। लेकिन जहां भाजपा के विधायक है, उन्हीं कार्यों का विज्ञापन कर करके अपना प्रचार प्रसार करने में लीन है। अच्छा। तो भाई, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, अगर सरकार नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगी, तो वो तो जाकर के अपनी बात रखेगा। इसमें गलत क्या है? योगी जी भी गए थे मुलायम सिंह जी का स्वास्थ्य हाल पूछने घर पे। तो इसका मतलब क्या? योगी जी सपा ज्वाइन करने आए थे क्या? भाई, योगी जी सपा ज्वाइन करने आए थे क्या? उनका हाल चाल स्वास्थ्य पूछने गए थे। विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल में बात क्यों नहीं रखते? वहां पर रोक लेता है क्या? वहां तो बात रखी जाती, सरकार खुल के झूठ बोलती है। मैं आपको 3-4 उदाहरण दे सकता हूं जहां पे सरकार के प्रतिनिधि ने विधानसभा में झूठ बोला। और बताइए। और छोड़ दीजिए, आप किस विधानसभा की बात कर रहे हैं जहां पत्रकारों को और जनप्रतिनिधियों को लाठियां पिटवाया जाता है? इस बार मीडिया के साथ पहली बार इतिहास में क्या हुआ नहीं पता है। कौन सी विधानसभा की बात कर रहे हैं? इस सरकार ने, सुन लीजिए, इस सरकार ने विधानसभा हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो जिला पंचायत का ऑफिस हो, हर जगह पे केवल अपने एजेंट निर्धारित कर रहे हैं जो केवल जनता से वसूली कर सके। अच्छा, ठीक है। और विपक्ष सोया हुआ है। ठीक है, देवेंद्र मिश्रा
विपक्ष तो कर ही रहा है, तभी तो घोसी की जनता ने हमको जनादेश दिया है। विपक्ष सही उम्मीद है और विपक्ष ही इंडिया बन के आएगा। आज इंडिया से दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है भाई? में आया था क्या 14-15 में हलफनामा किसने दिया था? मुझे क्या दिक्कत है? आवश्यकता नहीं, यही भाजपा सरकार थी। मुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। स्टूडियो आने दीजिए तब बात होगी। और सुन लीजिए, भाजपा के प्रवक्ता क्यों नहीं है, इसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता दे दे। चलो ठीक बोलिए। क्या भाजपा ने मना कर दिया तो भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा? जी देवनारायण बोलिए। बहुत ही जी सार्थक जी कि इस उत्तर प्रदेश कई बार सरकार में समाजवादी पार्टी, अच्छा, इनके चाल चरित्र उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता? अच्छा, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को ध्वस्त करने वाले, अच्छा, आज इस तरीके की बात करते हैं तो हंसी के सिवा कुछ हंसी आ रही है दिमाग में आता है। अच्छा, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को ध्वस्त करने वाले, अच्छा, चारों स्तंभों को ध्वस्त किया। जोर सरकार है, बताइए। लोकतंत्र ध्वस्त हो रहा है, ये बचा भी नहीं पा रही है। इनकी पहचान है। अच्छा, पहचान, अच्छा, आप उठा के इतिहास देख लें। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश हुआ करता था। इस उत्तर प्रदेश में दंगे नाच किया करते थे समाजवादी पार्टी के एजेंट। अब सारे दंगाई सदन में हैं। जी, अब सारे दंगाई सदन में हैं। सारे दंगाई सदन में विवेक पांडे बोल रहे सभा से, सारे दंगाई सदन में। जी जी सारे जी मैं बता रहा हूँ, तो भाजपा के नेता देते थे गौरव भाई। दंगे भड़कते कैसे हैं? दंगों की राजनीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हवाई लूटी है। अच्छा, ये सिखाएंगे दंगे। कोई दंगा नहीं हुआ। जब ये सदन में नहीं थे दंगे होते थे, जब ये सदन में आ गए दंगे बंद हो गए। इनके अपहरण वसूली, इसके जो कारोबार थे भाई, दंगे के कुछ बंद नहीं हुए। दंगों पे सुनिए, दंगों पे किसी और दिन बहस कर लीजिएगा। आज घोसी में जो आप घुस गए हो उसकी बात करो, जो घोसी में घुस गए आज आप उसकी बात करो। दंगों पे हम लोग किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। आज आपको घोसी की जनता ने आपको क्यों दुत्कार दिया? घोसी की जनता ने आपको क्यों नकार दिया, उस पर आप बात करिए, ठीक है? और आपने ऐसा नहीं है, कोई कमी नहीं रखी। घोसी की जनता को आपने कैद करने की कोशिश करी, उनके घर के लाइटों को बंद करने की कोशिश करी, तब जाकर माननीय शिवपाल जी और उनके साथ तमाम नेताओं ने वहां पर जाकर जब धरना प्रदर्शन करा है, वहां पर आपने हमारे यहाँ के नेताओं को पकड़कर नजरबंद रखने की भी कोशिश करी। आज आप घोसी पर बात करिए। आपने सारे वहां पर जितने फंडे हो सकते थे सारे अपनाए, लेकिन आज जनता ने आपको दरनिकाल कर दिया। आज एक जीत से आप इस जीत से आपके लिए खुशी के बहुत मायने हो सकते हैं। सर देखिए, छत पर तभी चढ़ पाते हैं जब पहला सीढ़ी का पहला पावदान चढ़ते हैं। आज हम एक पावदान चढ़ गए हैं, हम आपको बता रहे हैं कि हम छत पर जाने वाले हैं। आप ये मत कहिए आप लोगों की सरकार हेलीकॉप्टर लैंडिंग की सरकार होगी। दुर्भाग्यपूर्ण है समाजवादी पार्टी की। आज आप बताइए आपकी स्थिति क्या है लोकसभा विधानसभा में? आप 3-4 बार आप हमारी सरकार में रहे, आप कहते पहली श्रेणी में चला, आप ये चुने स्वीकार करते कि आप पहले फ्लोर से नीचे फेंक दिए गए। तभी आपके स्टूल मंत्री से लेकर के हर मंत्री केवल समाजवादी पार्टी सीधे फ्लोर से जमीन में फेंक दिया में लग जाता है। ये स्थिति हमारी है। अगर हम न हो तो उत्तर प्रदेश में आपका डंका बज रहा होता। नहीं बज रहा, ये स्थिति है। पाप नहीं धुल जाते। आज उत्तर प्रदेश में आपको अपनी स्थिति का आकलन इससे करना चाहिए कि जिस घोषित चुनाव को आप लोग हवाई समझ रहे हैं, लेकिन हमारे पास निकल गया। का कारण नहीं है। हम राजनीतिक दल के लोग हैं। ये स्थिति है। ठीक है, हम लगातार उस पर काम। आमिर भाई आपने एक बात कही थी, मैं आपको दोबारा पूछना चाहूंगा। आपने घोषी परिणाम पे बात की, तमाम चीजों पे बात की। आपने ये भी कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फिर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलने वाली, उसका आधार क्या था? आमिर भाई आपको मेरी आवाज आई है? आमिर साबरी आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? जी आमिर भाई, मैंने आपसे एक सवाल किया था, वो जवाब मुझे नहीं मिल पाया था कि आपने कहा था कि घोसी चुनाव के ठीक है जीत इनको हासिल हुई है विपक्ष को, पर आपने कहा था 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये बात किस आधार पे आपने कही थी भाई? या खतरे घंटी बजी हुई है? जी 6:40 पे मिक्की देखें, 6:45 पे सवाल है और हटाना नहीं है जी। 3367 आज की तारीख में 67% वोट एक तरफ पड़ गया और 33% रेट पड़ा। क्योंकि कोई पार्टी मैदान में थी नहीं सिवाय समाजवादी पार्टी के। और 2024 में
अगर गठबंधन सही नहीं हुआ गौरव जी, तो आप एक बात स्पष्ट समझिए कि बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी और सपा भी अलग लड़ सकती है। अभी हो सकता है इंडिया गठबंधन के साथ आप देख रहे हो, लेकिन मैं अभी पूरी तरीके से इस बात से ना तो मुतमईन नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ कि ये सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अगर वास्तव में सब मिलकर चुनाव लड़े तो जो आज घोसी का रिजल्ट आया है यही रिजल्ट 2024 में होगा। और अगर 3367 वाला 67 बिखर गया और 33 मुत्तहिद हो गया, एकत्र हो गया, तो ये जो मैंने कहा था गौरव जी, मैं उसी बात पर अडिग हूँ कि फिर 24 में बीजेपी प्रचंड बहुमत में आने के लिए तैयार है, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय थी यहाँ पर गोपी उपचुनाव की जीत के मायने क्या थे, समीकरण क्या थे और यहाँ पर किसके लिए खतरे की घंटी है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता कहना है यहाँ पर है कोई खतरे की घंटी नहीं, उपचुनाव यहाँ पर हुआ है और 24 चुनाव में हम हैट्रिक भी करने जा रहे हैं और अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में इस बार 80 सीट जीतने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा वो फिलहाल फैसला जनता करेगी 24 चुनाव के परिणाम के सामने आने के बाद। पर यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट है कि जब कोई सुनवाई होती है, जब कोई आंकड़ा आता है, जब कोई खबर आती है तो तमाम मायने होते हैं। यहाँ घोसी उपचुनाव केवल एक उपचुनाव नहीं बल्कि पूर्वांचल की जनता का जनाधार भी बता रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से 42,000 से ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी और INDIE गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जीत हासिल हुई है, वो यहाँ पर घोसी की नहीं बल्कि NDA के लिए खतरे की घंटी है। यहाँ पर सबक लेना होगा और समझना पड़ेगा कि अगर जनता के मुद्दों पर यहाँ काम नहीं हुआ, अगर जनता के मुद्दों की यहाँ सुनवाई नहीं हुई या महंगाई और तमाम मुद्दों पर जनता के लोगों राहत की सांस नहीं दी गई तो यहाँ पर परिणाम और भी खराब हो सकते हैं। इसलिए संघर्ष करिए, लड़ते रहिए, चुनाव लड़िए, 24 घंटे चुनावी मोड में रहिए, पर कुछ संघर्ष जनता के लिए करिए। ये वही जनता है जो आपको कुर्सी बैठाती है, ये वही जनता है जो आपको कुर्सी से बैठाती है, ये वही जनता है जो परंपरा चलाती है, ये वही जनता है जो परंपरा बदल भी देती है। क्योंकि जनता है, ये जनता सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।